हेलो बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम इस सीरीज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगेन, बाकी वीडियोस की तरह ये भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल है। बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फटाफट फटाफट इसको रिवाइज कर देते हैं। एनसीईआरटी के एक एक लाइन को डिकोड भी करेंगे और वीडियो को समझेंगे भी, टॉपिक को समझेंगे भी। चलिए, सबसे पहले डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कौन सा डिसऑर्डर जी, कौन सा डिसऑर्डर। जो जो हमारी एनसीईआरटी पे लिखा है उसी के बारे में हम बात करेंगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एस्थमा। एनसीईआरटी की लाइंस क्या लिखती हैं? एस्थमा में ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होती है। इस सांस लेने में तकलीफ होने से वीजिंग साउंड आ जाती है। वीजिंग साउंड मतलब शू की आवाज आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ये वीजिंग साउंड क्यों आती है? क्योंकि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हुई है, स्वेलिंग हुई। थोड़ा सा इसको हम डायग्राम से देखने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको डायग्राम से इजीली समझ में आएगा। वैसे एनसीईआरटी बुक में इतना ही लिखा है, बट मैं आपको जल्दी जल्दी डायग्राम के फॉर्म में इस डिजीज का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये है नॉर्मल ब्रोंकस या नॉर्मल ब्रोंक्यूल, नॉर्मल लंग। इस लंग में एस्थमा नहीं है, आप देख सकते हैं। अब अगर एस्थमा नहीं है तो जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स के मसल्स यहाँ यहाँ ये मसल्स है, मस्क्यूलर वॉल, मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में। इज इट? यहाँ लिखा है मसल्स आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट। नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो, क्योंकि मसल्स रिलैक्स्ड स्टेट में है, जो ये रास्ता है एयरवे, इसी रास्ते से इसी रास्ते से हवा आने वाली है। ये एयरवे बिल्कुल नॉर्मल है। तो एयरवे या ल्यूमेन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स इज नॉर्मल, एंड इसमें कोई म्यूकस भी जमा नहीं हुआ है। इट इज नॉर्मल विदाउट एनी म्यूकस। बट अगर किसी इंसान को एस्थमा है, एस्थमा में आप देखिए मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है, मसल्स टाइटन हो रखे हैं। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से, ब्रोंकाई और ब्रोक्यूल्स के मसल्स के टाइटन होने की वजह से जो एयरवे है, एयरवे हो गया नैरो। ठीक है। हाँ, एयरवे के रास्ते में स्वेलिंग आई, जो रास्ता है रास्ता नैरो हो गया। साथ ही साथ देखिए मसल्स टाइटन हो जाते हैं, एयरवे स्वेल हो जाता है, सूजन आती है इसमें, जिससे ल्यूमेन नैरो हो जाएगा एंड इसके अंदर म्यूकस भी जमा हो जाएगा। म्यूकस क्लॉग्स द एयरवे। कभी कभार ये थोड़ा बहुत ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है। अब जब रास्ता ही नैरो हो गया, ऑलमोस्ट ब्लॉक हो गया, इस रास्ते से जो हवा आने वाली थी वो डिफिकल्टी से अंदर आएगी या लंग्स से बाहर निकलेगी। लंग्स विल हैव डिफिकल्टी मूविंग एयर इन एंड आउट। आई होप आपको इस डायग्राम से समझ में आया होगा। तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में क्या होगी? मसल्स टाइटन होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो एयरवेज हैं नैरो हो जाएंगे। साथ ही साथ एयरवेज का वॉल जो है, वॉल ऑफ द एयरवेज, इसमें स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन से म्यूकस भी जमा होगा। म्यूकस क्लॉग कर सकता है एयरवे को, देयरफॉर हवा अंदर लेने में और बाहर छोड़ने में तकलीफ होगी। वही तो हमारी एनसीईआरटी बुक ने लिखा था। क्या लिखा था एनसीईआरटी बुक ने? कि एस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में। जैसे मैं आपको वापस से उसी पेज पे लेके जाता हूँ। एक ऐसी बीमारी इन विच डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ऑकर्स, और इस डिफिकल्टी से व्हीजिंग साउंड आती है। ये डिफिकल्टी होती है, व्हीजिंग साउंड होती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। और साथ ही साथ थोड़ा सा म्यूकस भी डेवलप होगा ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है। जहां पर इन्फ्लेमेशन हो रही है वहां पर म्यूकस बिल्डअप होगा ही होगा। देन दूसरा है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक डिसऑर्डर मतलब इट इज अ लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर, राइट? क्रॉनिक डिसऑर्डर जिसमें एल्वियोलर सरफेसेस डैमेज हो जाते हैं, एल्वियोलाई के वॉल्स डैमेज हो जाते हैं। अब एल्वियोलाई के वॉल्स क्या है जी? एल्वियोलाई के वॉल्स ही तो है रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस डैमेज हो रहा है, रेस्पिरेटरी सरफेस डैमेज हो रहा है तो
एक्सचेंज ऑफ गैसेस में प्रॉब्लम आएगी। राइट, आप देखिए कोरोनरी डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इसका मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। वन ऑफ द मेजर कॉजेज इज सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट कैन रिजल्ट इन एम्फीसीमा। इसको भी थोड़ा सा हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मोमेंट, ये देख, सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ इस साइड में हमने नॉर्मल लंग दिखाया है। नॉर्मल लंग के एल्वियोलाई देखिए नॉर्मल है, लेकिन जिस लंग में एल्वियोलाई में एम्फीसीमा हुआ है या जिस लंग में एम्फीसीमा हुआ है वहां देखिए डैमेज एल्वियोलाई, एल्वियोलर सरफेस ही डैमेज है। अगर एल्वियोलाई डैमेज होंगे तो देयर विल बी डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहां पर होता है वो सरफेस डिक्रीज होगा। दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई लंग्स एंड टिश्यूज तक ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुंचेगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। देन आपके एनसीईआरटी में एक और ग्रुप ऑफ डिजीजेस लिखा है बेटा। दैट ग्रुप ऑफ डिजीजेस इज नोन एज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स उन लोगों को होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर तरह की, स्पेसिफिक तरह की फैक्ट्रीज में काम करते हैं। कौन से फैक्ट्रीज, कौन से इंडस्ट्रीज? ऐसे फैक्ट्रीज जहां पर पत्थर तोड़ा जाता है, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज। स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में जहां पर सीमेंट बनाया जाता है, ठीक है, बहुत सारा डस्ट होता है वहां पर। तो ये वर्कर्स कंटिन्यूअसली इस डस्ट को इनहेल करते रहते हैं। ये डस्ट के पार्टिकल्स इतने फाइन होते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम इन डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं कर पाता। तो डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का कोप अप नहीं कर पाता इस सिचुएशन से, क्योंकि लॉन्ग एक्सपोजर है। वर्कर इसमें काम कर रहा है बहुत टाइम से, कंटिन्यूअसली डस्ट पार्टिकल अंदर जा ही रहे हैं और डिफेंस सिस्टम इन डस्ट पार्टिकल को रोक भी नहीं रहा। तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम कोप अप नहीं कर पाता। लॉन्ग एक्सपोजर से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी लंग्स में। धीरे धीरे ये इन्फ्लेमेशन बदलेगी प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू में, माने लंग्स में डेवलप हो जाएगा एक फाइब्रस टिश्यू। जैसे ही लंग्स में फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो गया, हम बोलेंगे लंग्स में फाइब्रोसिस हो गई। एंड फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स इज अ वेरी सीरियस कंडीशन। इसमें लंग डैमेज होता है। जितना ज्यादा एरिया ऑफ द लंग्स में फाइब्रोसिस होगी उतना ज्यादा डैमेज। राइट। इन वर्कर्स का एक ही इलाज है। इन वर्कर्स को सजेशन देनी चाहिए, इनको बोलना चाहिए कि आप प्रोटेक्टिव मास्क लगाएं जब आप इन फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं और फैक्ट्रीज के आसपास अगर हैं। ये हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, माने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। इसके अलावा और भी बहुत सारे कई डिसऑर्डर्स हैं। वन ऑफ द मेन जो कि एनसीईआरटी में नहीं है बट मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आपके साथ शेयर करूं, दैट इज ब्रोंकाइटिस। देखिए ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? अगेन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन हुआ। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? ये वो रास्ते हैं जहां से हवा लंग्स के अंदर आएगी और बाहर निकलेगी। अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो इन्फ्लेमेशन में कुछ चीजें जरूरी है। स्वेलिंग होगी, ब्रोंकियल वॉल्स में स्वेलिंग होगी, म्यूकस जमा होगा एंड बहुत सारा खांसी होगा। अब ये भी दो टाइप का होता है। एक तो शॉर्ट टर्म, कभी कभार हमको इन्फेक्शन हो गया है ना, शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन हुआ किसी वायरस से, उससे ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ये ठीक हो जाएगा जल्दी जल्दी। लेकिन कुछ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कंडीशन भी हो सकता है जो बहुत टाइम से है और ठीक ही नहीं हो रहा। ये कैसे होगा? ये या तो स्मोकिंग से होता है या तो किसी इरिटेंट से। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई इरिटेटिंग पार्टिकल घुस गया, डस्ट पार्टिकल या कोई एलर्जिन घुस गया, उसने करा दिया। ब्रोंकाइटिस इज अ टाइप ऑफ एलर्जी, यू नो। अच्छा, ब्रोंकाइटिस में भी वही इन्फ्लेमेशन होगी, म्यूकस बिल्डअप होगा वगैरह वगैरह। थोड़ा बहुत इसको भी आपको डायग्राम से दिखाने की कोशिश करेंगे। सुंदर सा दो डायग्राम है मेरे पास, इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली। ये देखिए, ये नॉर्मल ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, नॉर्मल ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स देखिए। और ये वो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स जिसमें ब्रोंकाइटिस है। आप देखिए, एक तो इन्फ्लेमेशन हुआ है, वॉल्स में इन्फ्लेमेशन हुआ है, ब्रोंकियल वॉल्स में। ब्रोंकियल वॉल्स में इन्फ्लेमेशन होने के साथ साथ इन ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस भी जमा हो रहा है। म्यूकस जमा हो रहा है।
और वॉल्स में हुई है इन्फ्लेमेशन। अगेन वॉल्स में इन्फ्लेमेशन होने से नैरोइंग होगी उस रास्ते की जिस रास्ते से हवा आनी जानी है। देयरफॉर यहां भी थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में। म्यूकस जमा हो रहा है तो खांसी होगी, कफ होगी। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट ड्राइंग में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि इस इन्फ्लेमेशन होने से, स्वेलिंग होने से इस ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल में कितना फर्क पड़ेगा। ये देखिए, ये नॉर्मल ब्रोंकस है, दिस इज नॉर्मल ब्रोंकस, नॉर्मल, राइट। और ये है ब्रोंकस इन द लंग्स ऑफ अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस। यहां देखिए रास्ता कितना नैरो है, इस रास्ते से कितना ही एयर पास होगा, और यहाँ रास्ता बहुत बड़ा है, डायमीटर देखिए, राइट। तो यहां पर भी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा। बट ब्रोंकाइटिस और एस्थमा दो अलग अलग कंडीशंस हैं। एस्थमा की कॉजेज वैसे तो क्लियर कॉज पता नहीं है, लेकिन कुछ कॉजेज, कॉमन कॉजेज हैं जो अस्थमेटिक अटैक कराते हैं। ब्रोंकाइटिस इज टोटली डिफरेंट। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे व्हेन यू गो टू द मेडिकल कॉलेजेस। हाँ, मैं आपको एस्थमा के कुछ कॉजेज बताऊंगा। वैसे तो एग्जैक्ट कॉज क्या है किसी को नहीं पता, बट फिर भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ कॉजेज हैं, फटाफट सुन लीजिए। पॉल्यूटेंट्स से इंसान को एस्थमेटिक अटैक आ सकता है। पॉल्यूटेंट में डस्ट पार्टिकल भी आएगा या स्मोक पार्टिकल भी आएगा। स्मोकिंग से इंसान को, परसिस्टेंट स्मोकिंग से एस्थमेटिक अटैक आ सकते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस, इनसे एस्थमेटिक अटैक आ सकता है। एस्थमा जेनेटिक भी हो सकता है। पेट्स यानी कि जो हम एनिमल्स को घर में रखते हैं, कुत्ता बिल्ली वगैरह, इनके स्किन से, कोट से फर निकलता है, हेयर निकलते हैं, उनके पार्टिकल्स, डैंडर अंदर घुस गया तो उससे एस्थमेटिक अटैक आ सकता है। हाउस होल्ड केमिकल्स में बहुत सारे केमिकल्स कम यूज यूज करते हैं, बाथरूम क्लीनर्स, फ्लोर क्लीनर्स, या कुछ सेंट्स, परफ्यूम्स, इनसे एस्थमेटिक अटैक आ सकता है, एंड डस्ट, राइट। आई होप आपको ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का फटाफट एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप वेट करते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स हम आपके लिए लाएंगे। अगले वीडियो तक वेट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।